जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर लिया था। ये प्रैक्टिस जो है एसएसटी के लिए है। जो लोग एसएसटी से सामाजिक विज्ञान से एस्टेट देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और ये जो आप बुक देख रहे हैं इसका सारा प्रैक्टिस सेट कराने के बाद मैं और भी बुकों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले से पढ़ चुका है सब कुछ और आपने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है। तो हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय वासियों में दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सीखा था? किनसे सीखा था? यानी कि यूरोपीय वासी जो थे उन लोगों ने किससे दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना सीखा? भारतीयों से सीखा था, रोम से सीखा था, अरबियों से सीखा था, अरबों से और चीन से सीखा था। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, यूरोपीय जो थे वो अरबों से सीखे थे क्या कहते हैं, दिशा सूचक का ज्ञान। जो दिशा सूचक होता है हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका कांटा रहता है, याद रखेंगे। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफसन ने की थी, टॉमस पेन ने की थी, वाशिंगटन ने की थी और या लाफायंते ने किया था? किसने किया था? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है टॉमस पेन ने किया था कॉमन सेंस की रचना। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? टॉमस पेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टिल का जो किला था, बेस्टिल जो का पतन कब हुआ था? बेस्टिल का किला जो है पेरिस में था। कहाँ था? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में था। और कहा जाता है कि निरंकुश शासक का ये क्या था? स्थान था। देखिए, जो लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने 2 क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। लगभग 1-1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म है। तो वो जाकर आप क्लास देख सकते हैं, चैनल पे जाइए, वहाँ मिल जाएगा। तो बस्तिल का किला का पतन 5 मई 1989, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 27 अगस्त 1789। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे 14 जुलाई 1789। और 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी भैया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कहोगे जर्मनी की हार हुई थी और वर्साई की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। और वर्साई की संधि जो है जर्मनी पे थोपी गई थी और जर्मनी को पूरा कंगाल बना दिया गया था। जर्मनी क्या बना दिया गया था? कंगाल बना दिया गया था। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोगों को केवल टेस्ट के माध्यम से देखना है। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या कबूतर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। इसका जो है चिन्ह था किसका? नाजी पार्टी का। तिलक मांझी का जन्म किस सन में हुआ था? कब हुआ था? 1750, 1774, 1785, 1850? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1750 में हुआ था। कब हुआ था? 1750 में तिलक मांझी का जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। आपको बताना है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे सर जर्मनी जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होती है, कहाँ होती है? हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सिवान। तो शाही लीची तो सब लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर सब लोग जानते हैं। कहाँ होगा? मुजफ्फरपुर में शाही लीची पाई जाती है। निम्न में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलेगा? यानी कि मदद मिलती है तो लोकतंत्र का विस्तार किससे मदद मिलेगी भैया? तो विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, सैन्य तख्ता पलट, प्रेस पर प्रतिबंध, लोगों का संघर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोगों का जो संघर्ष है, ये लोकतंत्र का विस्तार का क्या है? मदद मिलती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही मिलान करता है? तो लोकतांत्रिक शासन जो है म्यांमार में है, सैनिक शासक भूटान में है, कम्युनिस्ट शासन चीन में है, राजशाही शासक कहाँ है? भारत में। तो क्या आपके भारत में राजशाही शासक है? नहीं। आप कहोगे सर शासन राजशाही शासन नहीं है, लोकतंत्र है। तो ये तो होगा ही नहीं। लोकतांत्रिक शासन म्यांमार में है। क्या आपके म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन है? बताइए तो फटाफट। तो आप कहोगे नहीं सर म्यांमार में लोकतांत्रिक शासक नहीं है। सैन्य शासन, क्या भूटान में सैन्य शासन है? नहीं है। कम्युनिस्ट शासन जो है ये चीन का है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, एससीईआरटी में पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं होता है, नहीं रहता? तो शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम,
विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो देखिए लोकतांत्रिक संविधान, जो संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, उसमें शासन प्रमुख के अधिकार भी रहते हैं कि जो शासक करेगा, जो नेता बनेगा, उसका क्या क्या अधिकार होगा, ये सब प्रावधान रहते हैं, ये प्रावधान रहता है। तो पहला तो सही है। तीसरा जो है विधायिका के भी अधिकार है, ये भी सही है। देश का नाम भी रहता है। क्या शासन प्रमुख का नाम रहता है? नहीं, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है संविधान में। निम्नलिखित में से मेल ढूंढिए, कौन सा मेल सही है आपको बताना है। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लगभग बराबर मतदान जो है हर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता है, पहला लाइन है। दूसरा है कमजोर वर्ग का प्रतिनिधि जो है 18 वर्ष और उससे ऊपर के अधिक सभी मताधिकार हैं, ये भी देखिए दूसरा हो गया। तीसरा सी नंबर ऑप्शन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आजादी है। एक मत एक मोल सीटों का आरक्षण जो है अनुसूचित जातियों के लिए एक मत एक मोल जो है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो लोकतांत्रिक जो है वो क्या है, खुला राजनीतिक प्रतिद्वंदी या चुनाव लड़ने की आज़ादी है। सभी पार्टी बनाएं, सभी को पार्टी यहाँ से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की क्या है, आज़ादी है। इसी को कहते हैं खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? नीचे निम्नलिखित 4 जवाबों में से सही जवाब बताइए कि भैया भारत का जो प्रधानमंत्री है डायरेक्ट जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री की सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी के जो नेता होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री है। ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय जो निर्माण हुआ है इसमें कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, प्लेट वितरिका सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप सीधा कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्लेट वितरिका सिद्धांत है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट बनाया गया है? गांधी सेतु जो पुल बनाया गया है कहाँ बनाया गया? भागलपुर, पटना, कटिहार, गया। तो आप सभी लोग जानते हैं गांधी सेतु कहाँ है? पटना में ही है ना, पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तरी पश्चिमी भाग में उच्च वायुदाब होगा। तो देखिए जहां गर्मी अधिक होगा वहां पे निम्न वायुदाब, जहां ठंडी अधिक होगा वहां उच्च वायुदाब होगा। तो जब कह रहा है कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर जा रही है और उत्तरी पश्चिमी भारत जो है, उत्तरी पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र है वो राजस्थान है, तो वहां पे क्या होगा? गर्मी अधिक होगा और जब गर्मी अधिक होगा तो निम्न वायुदाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिख रहा है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब होगा। तो देखिए जब गर्मी अधिक होगा तो निम्न वायुदाब, जब गर्मी कम होगा ठंडी अधिक होगा तो उच्च वायुदाब। ठीक है, ऐसे बताइए ध्रुवों पर क्या होगा? ध्रुवों पर ठंडी अधिक होती है तो उच्च वायुदाब होगा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो आप कहोगे निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि गर्मी क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? देखिए एससीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लिया है, एससीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया। मैं आपको बता दूं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का पूरा एससीईआरटी मैंने कवर करा दिया है 4 वीडियो में। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल आपको रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो भैया बताइए कितना है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका 18 क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 89,000 क्या हो जाएगा? जो कि वनस्पति प्रजाति यहाँ पर भारत में रहती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में कितना लिंगानुपात था? 943, 915, 918, 919। इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो आप सभी को मालूम होगा 918 हमारे बिहार का लिंगानुपात था 2011 के जनगणना के अनुसार। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो काली गंडक, त्रिशूल नदी, कृष्णा नदी। तो भाई नारायणी नदी को हम कहते हैं, नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं इसको, किसको? गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे दक्षिणी भाग में एशिया महाद्वीप के हमारा बांग्लादेश है। पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? पूर्व का मोती किसे कहते हैं? भूटान को, मालदीव को, म्यांमार को, श्रीलंका को? तो भैया मोती 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 की तरह दिखेगा तो श्रीलंका होगा। क्या होगा? श्रीलंका होगा। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक निरूपक भिन्न का है? तो मीटर, इंची, सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगत जल स्तर में गिरावट के क्या कारण है? क्या कारण है कि भूगत जल स्तर में गिरावट देखने को हमें मिल रही है? तो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि विस्तार विकास में वृद्धि, उद्योगों में वृद्धि। तो ये राइट आंसर हो जाएगा चारों का। भाई जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो भाई भूमि से पानी जो निकाल के हम लोग नलके से, चापाकल से पीते हैं तो दिन पे दिन उसका जल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है, उद्योग विकास एक कारण है, और कृषि भी एक क्या है? इसका कारण है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनहित आपदा में विनाशकारी संघटकों में सम्मिलित कारक है। तो सबसे पहला कारक इसमें देखिएगा, 3 कारक दिया हुआ है, फिर नीचे ऑप्शन दिया है, रासायनिक कारक, जैविक कारक, नाभिकीय कारक। तो एक तरफ से दिख रहे तीनों बात सही है भैया। ये तीनों क्या है? मानव जनहित क्या कहते हैं आपदा के कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कैगा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और ये भी एससीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कर्नाटका राज्य में स्थित है कैगा। तो कैगा क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन सा एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? शामिल नहीं है बताना है, नहीं है। किससे? आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, पूर्व अनुमान, चेतना और प्रशिक्षण, आपदा के समय प्रबंधन और गतिविधियां, आपदा के बाद निश्चित करना, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे आपदा के बाद निश्चिंत रहना। नहीं भैया, आपदा के बाद हमें निश्चिंत नहीं रहना है। हमें उससे बचने के लिए, जो एक बार आपदा आ गया उससे दोबारा भी आ सकता है, उसको बचने के लिए हमें प्रबंध करना चाहिए। उत्पादन का अर्थ क्या भैया? क्या है अर्थ उत्पादन का? नई वस्तुओं का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना, लाभदायक ये होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपयोगिता का सृजन ही है उत्पादन। उत्पादन जो है, उत्पादन क्यों होता है? भाई आपको चप्पल पहनना है, पैर में कांटा चुभ गया तो चप्पल पहनना है, तो उत्पादन करोगे। समझा गया ना? मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता है। क्या है मूलभूत आवश्यकता? भोजन भी है, वस्त्र भी है, मकान भी है, शिक्षा भी है, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है? गरीबी में अगर देखा जाए बिहार राज्य है सभी राज्यों में दूसरे नंबर स्थान पे आता है। कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे आता है गरीबी में। और सबसे गरीब देश राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, सॉरी मध्य प्रदेश या उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकारी वह स्थिति है जब पूर्णतः इच्छा से काम नहीं करते, हम आलस से काम नहीं करते, हम में इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता, हम अशिक्षित और अपंग होते हैं। तो बेकारी क्या है भैया? बेकारी एक क्या है? ऐसी स्थिति है जिसमें इच्छा और योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता, वही बेकारी है। वही क्या है? बेकारी है। नहीं कहते हैं बेकार बैठल है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हुआ है? बढ़ा है, स्थिर है, घटा है, या बढ़ा घटा दोनों है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा भाई घटा है। घटा है, घटा। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो भैया फ्रांस में जो वियना सम्मेलन जो हुआ था, ये वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक,
की अध्यक्षता में हुई थी और इसके द्वारा फ्रांस में जो पुराना वंश रहा करता था, लुईस 16वां का जो वंश था बुर्बो राजवंश, उसकी स्थापना की गई थी। दोबारा बुर्बो राजवंश की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। और नेपोलियन को क्या किया गया था भाई, कारावास में भेज दिया गया था, बेल्जियम के द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है। 1829 में एंडियोनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एंडियोनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, हंगरी, यूनान और पोलैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एंडियोनोपोल की संधि जो हुई थी तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तुर्की के साथ। वेस्ट वेस्टलिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुआ था? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, चीन और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो रूस और जर्मनी के बीच में यह संधि हुई थी। समझ में आया? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? तो क्रांतिकारी आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, ठीक है, और समाजवादी का समर्थक है, क्रांतिकारी धार्मिक है। तो क्रांतिकारी धार्मिक है हुआ। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1938, 1958, 1838, 1858, 1881, सॉरी 81 कह रहे हैं, 1881 सही है, 1911। तो बताइए पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फटाफट बताइए पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? देखिए फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। तो देखिए पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय पहला फैक्ट्री एक्ट आया था। दूसरा कारखाना एक्ट या फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 में, 10 साल बाद आया था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। इस समय जो वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन के समय दूसरा कारखाना या फैक्ट्री एक्ट आया था। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट फिर से बता दें हम आपको, 1911 में तीसरा फैक्ट्री एक्ट आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तीसरा फैक्ट्री एक्ट आया था। चौथा फैक्ट्री एक्ट 1922 में आया था। लॉर्ड रीडन के समय आया था। तीसरा फैक्ट्री एक्ट 1934 में आया था। पांचवा फैक्ट्री एक्ट 1934 में आया था। लॉर्ड विलिंगटन के समय आया था पांचवा फैक्ट्री एक्ट। और उसके बाद कोई फैक्ट्री एक्ट नहीं आया। 1948 में भी फैक्ट्री एक्ट आया था, लास्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। तो याद रहेगा 1881 में, 1891 में, फिर 1911 में, 1891, 1911, 20 साल बाद आया। फिर 10 साल बाद आया, 11 साल बाद आया, तो 1911, फिर 1922, फिर 1934। याद रहेगा 1881 और 1891, 1911, 1922, 1934 में ये हमारे फैक्ट्री। 1948 में भी लास्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। पहले में लॉर्ड रिपन था, दूसरे में लैंसडाउन था, और तीसरे में जो था हार्डिंग द्वितीय था, और चौथे में जो था लॉर्ड रीडिंग था, और पांचवें में जो था लॉर्ड विलिंगटन था पांचवें एक्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। दुनिया में सबसे पहली भूमिगत रेलवे के पहले खंड का उद्घाटन कब किया गया था? यानी भूमिगत रेलवे का सबसे पहले उद्घाटन कब किया गया था? तो 1863 में। कब किया गया था? 1863 में किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क का, ओपेन का, नाटो का, यूरोपियन संघ का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 941 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तक की मांग बढ़ी? तो मिस्र में, चीन में, जापान में, या आपका भारत में। तो बताइए फटाफट। 42 का आंसर हो जाएगा आपका चीन में। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ
संघ मतलब यूनियन होता है, यूनियन में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, यूनियन में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। ताड़ी ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो भैया ताड़ी आंदोलन कहाँ होगा? जहाँ ताड़ी ढेर मिलेगा, तो ढेर ताड़ी बिहार में ही मिलता है ना, तो बिहार में ही ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो सरकार को, संविधान को, लोक तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र का प्राण जो है संविधान में है। कहाँ है? संविधान में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय दल नहीं है, आपको फटाफट बताना है। राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, अनियोजित दोहन, और फिर से निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई संसाधनों के अनियोजित विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो बेंजीन, यूरिया, एंडियन और फास्फोरस। देखिए ये भी क्वेश्चन एससीईआरटी का ही है। आप एससीईआरटी क्लास 9th का 10th में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी में। तो ये किससे संबंधित है? एंडियन से संबंधित है। भारत के पूर्व उत्तर के राज्यों में अति संघन वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ बताना भारत में कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10, 30, 18, 40। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18.9% लौह अयस्क उत्पादन करता है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया? कलपक्कम, नरोरा, तारापुर और राणा प्रताप सागर। ये भी एससीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जब हम पढ़ेंगे तो पता करेंगे। महाराष्ट्र के तारापुर में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इन सभी को तो मालूम होना चाहिए। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? रबी मतलब ठंडी में नहीं है पूछ रहा है, रबी फसल नहीं है। रबी का मतलब होता है ठंडी में बोए जाने वाला, और खरीफ का मतलब है बरसात ऋतु में बोए जाने वाला। तो नहीं है बताना है, तो हमें देखना है रबी फसल नहीं है। ये कौन सा रबी फसल नहीं है? तो चावल देखेंगे। चावल क्या बारिश के समय बोया जाता है? गेहूं जो है ठंडी के समय, सरसों ठंडी के समय। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चावल जो है खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है, ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी, विश्वरया लौह इस्पात कारखाना जो कि कर्नाटका में है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील, जो कि झारखंड में स्थित है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन जो है आपका TRE 3 में पूछ चुका है, प्राइमरी में। भारत का वनिंगम किसे कहा जाता है? वर्नरपुर को, भिलाई को, बोकारो को, जमशेदपुर को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ होंगी? तो महाराष्ट्र में होंगी। राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है? 80, 65, 75, 86। बताइए कितना प्रतिशत बिहार राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी है? आपको फटाफट बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा। 75% जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आप सभी को मालूम है पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना राज्य में स्थित है। बिहार में BHPH द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? 3, 5, 10, 11, 10, 7। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। ठाकुर पेपर मिल किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में ठाकुर पेपर मिल है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 9 करोड़, 8 करोड़, इनमें से कोई नहीं, 10 करोड़। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 10 करोड़ है। 10 करोड़ कितना करोड़? लगभग 10 करोड़ है। उच्चतम प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने, रिटर ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लेहमान ने किया था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ और भूकंप। आतंकवाद क्या है? हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है। सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा कैसे आता है? अचानक आता है? पूर्व सूचना के बाद आता है? धीरे धीरे आता है? इनमें से कोई नहीं। तो भैया धीरे धीरे ही तो सूखा आता है, ऑटोमेटिक थोड़ी ना आ जाता है सूखा। सूखा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव से बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेत में। अरे बबुआ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊंची वाले भाग पे जाओगे ना। बाढ़ आएगा तो कहाँ जाओगे? भाग के ऊंचे वाले स्थान पे जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा बताना। आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना। बम विस्फोट हम ही करते हैं, रासायनिक दुर्घटना हम ही करते हैं, आग हम ही लगाते हैं। क्या भूकंप हम लोग लगाते हैं? नहीं। तो ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। भारत में नियोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा का विस्तार, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, न्याय के साथ आर्थिक विकास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्याय के साथ आर्थिक विकास। न्याय के साथ आर्थिक विकास। 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति वहां पे सबसे अधिक कमाता है। पटना, सीवर, गया, नालंदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है पटना शहर में लोग रहे हैं तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। व्यवसायिकीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में किया गया था। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? कोको कोला ने, एलजी ने, रीबॉक ने, नोकिया ने। बताइए किसने खरीदा है? तो कोको कोला ने खरीदा है। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? मार्च 1919 में, मई 1919 में, अप्रैल 1919 में, जून 1919 में। बताइए खिलाफत समिति का संगठन कब हुआ था? देखिए 1919 में तो हुआ था, अब महीना कौन सा था ये किसी को नहीं मालूम रहता है, तो मार्च महीना था, मार्च 1919। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ मिलान करना है। चलो भैया मिलाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो फटाफट बता देंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूसरा है मार्च 1919 में क्या हुआ था भैया? और सितंबर 1920 में और दिसंबर 1919 में। तो मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन बना था। ठीक है। और दिसंबर 1920 में कोलकाता, नागपुर, कोलकाता, ये भैया ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, पहला और दूसरे के अकॉर्डिंग देखें, तो पहले का चौथा एक ही में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका सितंबर 1920 में जो हुआ था कांग्रेस कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, और सितंबर 1920 में कांग्रेस वाला अधिवेशन, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। बंजारा समूह किस राज्य में नहीं पाए जाते? बंजारा समुदाय किस राज्य में नहीं पाए जाते बताना है। उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ नहीं पाए जाते हैं बंजारा समूह? कहाँ नहीं पाए जाते हैं फटाफट बताएंगे। केरल में नहीं पाए जाते हैं। 1950 के दशक के किस कांडला के गुज्जरों का वर्णन किया है? तो फ्रांसीसी बुकानन ने, जी.एस. बर्नस ने, एच.एस. गिब्सन ने, माइकल वालिंग ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन है और निष्कर्ष है, कारण है। पहला कथन क्या है? पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ है। पश्चिमी और मध्य यूरोप में के हिस्से में जो है औद्योगिक उत्पादन और व्यापार से वृद्धि से शहर का विकास हुआ है। ये बात सही है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वाणिज्य वर्ग, औद्योगिक पति, श्रमिक वर्ग
जैसे अन्य सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। यही बात सही है, दोनों बातें सही हैं बिल्कुल। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर आपको 75 सॉरी 75 का एक बार पढ़ेंगे, एक बार और ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वाणिज्यिक वर्ग, उद्योगपति, श्रमिक वर्ग जैसे नए समूह अस्तित्व में आए। अरे भाई कहाँ अस्तित्व में आए थे? पहले ये आए होंगे तभी तो ये हुआ था। तो पहली बात तो सही है, दूसरी बात क्या है? गलत है। पहली बात सही है और दूसरी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह एक प्राकृतिक भाषा है जिसका अर्थ है प्रशांत होता है और परिस्थितियों की को लिखने का प्रचलन गुप्त काल में आरंभ हुआ था। गुप्त काल में आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। ये बात बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में। ये तो गलत हो जाएगा। परिस्थितियों को लिखने का प्रचलन जो है गुप्त काल में नहीं, मौर्य काल में ही चालू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका केवल राइट आंसर होगा। ठीक है। गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 1957 से 1997 तक शासन किया। इसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। इसका निशाना था कि संपन्न मंदिरों पर आक्रमण करना। लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभव राजधानी की निर्माण किया। इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लेंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। ध्यान देंगे। देखिए पहली बात तो कह रहा है 1997 से लेकर 1957 से लेकर 1997 तक शासन किया। ये बात बिल्कुल गलत है। 1024 तक ये भारत पर आक्रमण किया था, आपको मालूम होगा। 1025 पर इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3 और 4। कंदरिया महादेव मंदिर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन इस साइड होगा। देखिए चलिए कथन पढ़ते हैं एक बार क्या करते हैं, कथन को हम लोग कहाँ गया जी, कथन को पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित इसका निर्माण चंदेल राजवंशों के राजा धंगदेव द्वारा 1099 में किया गया था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इस जगह संपन्न किए जाते थे तथा इनमें केवल राजा, उनका निकट परिवार एवं पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह राजकीय मंदिर शामिल थे जहां सामान्य मनजानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुपृष्ठ उत्कृष्ट मंदिर था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पहली बात तो यह है कि राजा धंग की बात करें तो इन्होंने 1099 में इसका निर्माण नहीं किया था। तो ये तो पहला गलत हो जा रहा है। प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर में रखी जाती थी और केवल राजा द्वारा अनुष्ठान परिवार, ये भी बात बिल्कुल सही है। राजा के द्वारा और राजा के परिवार द्वारा केवल अनुष्ठान किया जाता था। खजुराहो मंदिर में राजकीय मंदिरों में शामिल होने से यही बात सही है। तीसरा नंबर भी सही है। तीसरी बात भी क्या सही है, और ये मंदिर ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 और 2 केवल सही, तो 1 तो होगा ही नहीं। जहां 1 है उसको काट दीजिए। आंसर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। क्या करना है, मिलान करना है। चलिए फटाफट मिलान करते हैं। देखिए पहले का तो आप देखेंगे दीवानी यानी वित्त अधिकारी हो जाएगा। बख्शी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सैन्य वेतन अधिकारी हो जाएगा। सदन की बात करें तो सदन जो है धार्मिक कार्यों का मंत्री हो जाएगा। फौजीदार जो हो जाएगा सेना नायक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में हुंडी क्या थी? हुंडी क्या थी भैया, तो एक प्रकार का कर था, एक दस्तावेज था, शिल्पकारों की एक विधि थी, मुगल कालीन मुद्रा था। हुंडी बताना है, हुंडी बताना है आपको। क्या था हुंडी, तो एक दस्तावेज था। क्या था, एक दस्तावेज था। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। ठीक है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, आदर्शों को क्या करता है, सूत्रपात करता है, जो कि सूत्रपात करता है। कहाँ गया जी, हाँ ये था ना, हाँ आदर्शों के सूत्रपात करता है जिनसे आधार
पर नागरिक अपने देशों की अपनी इच्छा और सपनों को अनुसार रच सके। संविधान निर्माण नियमों में एक, ये तो बात बिल्कुल सही है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसमें यह देश सभी लोगों अपने देश से चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपनाते हैं। ये बात सही है। संविधान हमें यह नहीं बताता कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है, बताता है, संविधान हमारा बताता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है। ग्राम सभा के संदर्भ में बताना है आपको। ग्राम सभा एक पंचायत के रूप में, पंचायत के क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर क्या है? 82 है। तो 82 आपको देखना है यहाँ पे, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का एक सभा है। ना जी, ग्राम पंचायत सभी लोगों का सभा थोड़ी ना। ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो वोट देने का अधिकार होता है। सही है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए गांव की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ना जी ना, आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 इसका सही जवाब होगा। 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 देखते। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारत में कुल गांव में खेती और जंगलों की उपज दोनों ही आजीविका के साधन है। बात सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के आधार पर पशुपालन भी आजीविका का साधन है। यही बात सही है। ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है। यही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर दिख रहा है। चौथा देख लेते हैं क्या है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन करते हैं। यही बात सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार स्वीकृति नीति में शामिल किया था। इसका एक बार देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब इसका क्या है? ऑप्शन है। चलिए भैया देखते हैं, विचार करना है और देखना चाहिए। तो 1934 में जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था याद है एम.एन. राव, जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाला एक स्वतंत्र संविधान की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। और क्या हो गई थी? तेज हो गई थी। और क्या हो गई थी? तेज हो गई थी। यही बात क्या है? गलत है। यही बात क्या है? गलत है। सॉरी, सही है। ये बात क्या है? सही है। और ऊपर वाली बात क्या थी? सही थी। 1934 में भारतीय, क्योंकि जो हमारे एम.एन. राव थे कांग्रेस से ही संबंधित थे। तो दोनों बात क्या है? सही है। तीसरी बात देखेंगे, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। नवंबर 1946 में नहीं, दिसंबर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी गलत है। दिसंबर 1946 से लेकर 49 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था। ये चौथा सही है। तो इसमें से देखना क्या है? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। धर्म को राज्य से अलग रखने का अवधारणा धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। बात सही है। भारतीय संविधान में सभी को अपने धर्म, विश्वास और तय तरीकों को अपनाने की छूट है। बात सही है। भारतीय संविधान में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा गया है भाई। ये दूसरा नंबर बात क्या है? गलत है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। यही बात सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। तो यही बात क्या है? सही है। हमें बताना है कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे। हमने देखा भारतीय संविधान में धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग नहीं रखा गया, नहीं रखा। तो ये अलग है, अलग नहीं रखा गया है। तो ये अलग है भैया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में भारतीय संविधान की उद्देशिका है। तो भारत की संविधान की उद्देश्य संप्रभुता, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो भाई संप्रभुता, समाजवादी, ठीक है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पथ निरपेक्ष, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले 5 होगा, 5 हो गया, फिर 1 होगा तो 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। 5 और 1 यहीं दिख रहा है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 और 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में प्रस्तावना के प्रतिनिधित निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम क्या है? स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व या न्याय? बताइए इसका सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले आएगा न्याय, ठीक है, फिर उसका स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बद्धता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बद्धता। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 87 का भी, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ नेता दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ है मिलान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 है हम लोगों का, और ध्यान देंगे मिलाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मिलाना। तो बी आर अम्बेडकर को देखेंगे तो भैया ये संविधान सभा के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पहले का तीसरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो संविधान सभा की क्या थी? सदस्य थी। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाए थे। तो पहले का तो चौथा हो जाएगा, तो पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, 4 और 3, फिर उसके बाद 1, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 2। तो 4 3 1 2 किसमें है भैया? 4 3 2 1 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं बताना है? नहीं है। शासन का प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख का नाम ही तो नहीं है क्या यार? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण टकराव कौन सा देखने को इनको मिला है दक्षिण भारत में संविधान बनाने के लिए? तो मैंने तो ये क्वेश्चन पिछले भी कराया, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था। तो इसमें गोरे जो अल्पसंख्यक में और अश्वेत जो है ये बहुसंख्यक, ये भी है। और ये भी देखेंगे रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे रंगीन चमड़ों की संख्या क्या अधिक है, जबकि अश्वेत रंगों का क्या है? अल्पसंख्यक है। ये भाई यहाँ देखेंगे गोरे जो है अल्पसंख्यक है, अश्वेत जो है बहुसंख्यक में है। तो भाई संविधान बनाने में यही दिक्कत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा व कटिबंध पर समान लंबाई रखने वाले सही प्रकार के प्रतिक्षेपण का चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मार्टन प्रपेक्ष होगा, प्रपेक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु पैमाना मानचित्र है? लघु पैमाना मानचित्र बताना है। तो स्थलीयकृत मानचित्र, भूखंड मानचित्र, एटलस मानचित्र, अधिवास मानचित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे एटलस मानचित्र क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा एटलस मानचित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रक्षेपक ध्रुव भूमध्य रेखा नहीं दर्शाया जाता। बहुसंख्यक प्रक्षेप पे, बौना प्रक्षेप पे, त्रिविमीय ध्रुवीय खंभात प्रक्षेप पे, केंद्रीय ध्रुवीय खंभात प्रक्षेप पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय ध्रुवीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा और देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी है? तो 111.32, 112 जो है 57, 111.78, 110.94। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 111.32, इसका राइट आंसर होगा 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित प्रव्रजन प्रवाह में से किस में पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन होता है? यानी कि कहने का मतलब प्रवास, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रवास कहलाता है। वही कह रहा है कि पुरुष से अधिक स्त्री का आवा जावा कहाँ होता है? तो गांव से गांव में, गांव से नगर में, नगर से नगर में, नगर से गांव में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गांव से गांव में जाना, जैसे एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाके काम करना, ये क्या है भाई? स्त्रियों का क्या है? क्या कहते हैं? प्रवास है, एक तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की जनसंख्या वृद्धि और गुणवत्ता श्रेणी से होते हुए जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है संबंधित है? किससे? किसने बोला है ये बात? किसने कहा है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। T.R. माथन्स ने, कार्ल मार्क्स ने, डेविड रिकॉर्डर्स ने, W.L. जो है जेली संकिल ने। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो T.R. माथन्स ने बोला है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घकाल वृद्धि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, सांख्यिकीय संक्रमण और सांख्यिकीय गतात्मक सांख्यिकीय रूपांतरण। तो बताना है काल अवधि में जनसंख्या का घटना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सांख्यिकीय संक्रमण। नगरीय गांव प्राय पाए जाते हैं। नगरीय गांव कहाँ पाए जाएंगे? भारत में, चीन में, USA में
और श्रीलंका में। तो भैया नगरीय गांव कहाँ पाए जाएंगे? यूएसए में पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे? निम्नलिखित में से किस प्रजाति के घर कॉल्स कहलाते हैं? कॉल्स कहलाते हैं। बुशमैन के, खीरगिज के, मासाई के, सिंगमांग के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे मसाई के घर पाए जाते हैं। लौह इस्पात उद्योग एक है प्राथमिक व्यवसायिक है, द्वितीय व्यवसायिक है, तृतीय व्यवसायिक है, चतुर्थ व्यवसायिक है? तो आप बताएंगे द्वितीय व्यवसायिक है। तो ये आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए कई जगह त्रुटियां हमसे हो जाती हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी लंबी क्लास लेने के बाद ये क्लास लेता हूं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें भी, क्योंकि बोलते बोलते गला बच जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन खुद ही को देखेंगे खुद, और लास्ट में बताइए आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। फटाफट कमेंट करके बता देंगे आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग जल्दी सेट नंबर 3 भी करेंगे। तो सेट नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, हमारे चैनल पे बना हुआ, और इसका प्लेलिस्ट मैंने बना भी दिया है।